दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके बीच में हम चर्चा कर रहे हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2023 के हिंदी के एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर। जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के जितने भी कोर्सेस हैं हम आपको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इसी के क्रम में यह कहा जाए सफल बैच की जो श्रृंखला चल रही है आपके बीच में, आज का जो लेक्चर जा रहा है वो हिंदी का है। और आप सभी को पता है जो है इस समय जो भी वीडियोस आपके बीच में प्रोवाइड हो रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ अति लघुत्तरीय प्रश्नों का एक बेहतरीन संग्रह हम आपके बीच में दे रहे हैं। यानी टोटल क्वेश्चंस अति लघुत्तरीय जा रहे हैं। एक नंबर के क्वेश्चन में कैसे क्या लिखना होता है, बिल्कुल आप उसके तौर तरीके से भी आप रूबरू हो रहे हैं। नीचे यहाँ देखिए, पास होने की 100% गारंटी। बिल्कुल, अगर आप चैनल के साथ लगातार डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की तैयारी करते हैं तो मैं चैलेंज करता हूं 100% का कि आपको 95% नंबर पाने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, जितना कहा जाएगा बाबू उतना आपको करना होगा। यहाँ देखिए, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर शॉर्ट नोट्स, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। महज सिर्फ 220 रुपये का शुल्क है। और यहाँ देखिए, नंबर आपके बीच में दिया जा रहा है 94, 52, 33, 10, 53। किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या होती है तो बिल्कुल आप दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए हम सीरीज़ को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं फिर से एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करें। और आपका फीडबैक मुझे नहीं मिलता है, प्लीज़ आप अपना फीडबैक भी दें कि यहाँ से दी जा रही चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं। अगर आप फीडबैक नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से सिलसिला चल रहा है इसी तरह से अनवरत चलता रहेगा, है ना। तो आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा। चलिए हम आपको लेके चलते हैं अति लघुत्तरी यानी हिंदी की एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए, आपके बीच में पहला क्वेश्चंस लगा हुआ है, सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। यहाँ कहा जा रहा है 6 वर्ड किसके योग से बना है। हालांकि ये आपके वर्णमाला से क्वेश्चंस बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर कहा जाए क्षत्रिय वाला 6 इसे हम कहते हैं, ये किसके संयोग से बनता है तो आप कहेंगे क। यहाँ आप हलंत को लगाना न भूलिएगा। और मूर्धन्य शकार, ठीक है, इन दोनों को अगर हम आपस में ऐड करते हैं तो ये क्षत्रिय वाले 6 का निर्माण करता है, ठीक है। ये अनगिनत बार आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं परीक्षाओं में, है ना। तो आप इसे जरूर कंठस्थ करिएगा। इस क को यहाँ हलंत, जैसे अगर बहुविकल्पीय में पूछेगा तो एक का आपके बीच में सिर्फ क देगा, दूसरा आपका जो देगा ये हलंत लगाएगा, ठीक है। और ये जो खट्टी सा है इसे हम मूर्धन्य शकार भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप ये स भी ऐड करेगा और यहाँ भी प्लस स ऐड करेगा। तो यहाँ ये दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ देख सकते हैं जहाँ पर कॉमा लगा हुआ है यही आपका, सॉरी ये हलंत है, यही आपका सही होगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन से अर्वाचीन, ठीक है, और उचित का क्रमशः विलोम लिखे। अर्वाचीन का प्राचीन होता है, ये तो आपको पता है, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। उचित का अनुचित होगा, ये विलोम शब्द आपका हो गया, है ना। तीसरा क्वेश्चन है अग्नि, अमृत और गणेश के दो दो समानार्थक शब्द लिखिए। अग्नि का क्या होगा, समानार्थक शब्द, यानी उसके समान शब्द को लिखना है। आप लिख सकते हैं जो इसके पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। समानार्थक यही होता ही है कि उसके पर्यायवाची को आप लिख दीजिए। अग्नि का हो गया, अनल हो गया, पावक हो गया, आग हो गया, हुतासन हो गया, आप जो भी लिख दीजिए। गणेश का हो गया, यहाँ देखिए लंबोदर है, विनायक है, गणपति है ना।
अमृत का है पीयूष हो गया, सुधा हो गया, सोम हो गया, ये इसके समानार्थी होते हैं। ठीक है, यानी इसके ये कहा जाए तो पर्यायवाची शब्द आप कह सकते हैं समानार्थी शब्द का। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन आपके बीच में बन रहा है प्रश्न, शब्द और पद से आप क्या समझते हैं। शब्द क्या होता है और पद क्या होता है, इसके बारे में आप ध्यान दीजिएगा। वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ आप कह सकते हैं कमल हो गया, ये वर्णों का एक सार्थक शब्द है। अभी आप कहें म क ल, ये कोई सार्थक शब्द नहीं है। ठीक है, तो यहाँ वही कहा जा रहा है कि वर्णों के सार्थक शब्द को या सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं, तथा कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को हम पद या छंद भी कह सकते हैं। ठीक है, तो शब्द किसे कहेंगे, पद किसे कहेंगे, क्या आपको समझ में आ गया। ये देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें दो क्वेश्चंस बन रहा है। एक तो आपसे शब्द पूछा जा सकता है कि शब्द किसे कहते हैं, दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि पद किसे कहते हैं। एक नंबर में पूछेगा शब्द किसे कहेंगे, फिर एक नंबर में पूछेगा पद किसे कहेंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों पूछ लिया गया है एक ही में, तो इसलिए आप इसे अच्छी तरह से कंठस्थ जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अंश हो गया और ये अंश, शब्द का अर्थ लिखिए। एक अंश होता है, देख लीजिए, बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण समान होता है परंतु उसके अर्थ भिन्न होते हैं। इस प्रकार के शब्द को हम समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अंश और अंश दोनों शब्दों का उच्चारण एक समान है, परंतु एक अंश का अर्थ होता है भाग और दूसरे अंश का जो अर्थ होता है ये कंधा होता है। ठीक है, तो यहाँ आप इसे भी कंठस्थ करिएगा। हो सकता है डायरेक्टली पूछ ले कि अंश का अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपको याद नहीं रहेगा, आप इस अंश का मतलब समझ लीजिएगा और इस अंश, दोनों शब्द से आप परिचित हो जाइए, दोनों अंश का अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला आ रहा है अज्ञ और उन्मुख शब्द का क्रमशः विलोम लिखिए। अज्ञ का विज्ञ हो गया, ठीक है, और उन्मुख का विमुख हो गया। ये तो आसान से क्वेश्चन है, हमें लगता है कि आप पढ़ कर आए होंगे। ठीक है, देखिए तीनों सकार स स ह किस प्रकार के व्यंजन है, तो आप कहेंगे ऊष्म संघर्षी व्यंजन हम इसे कह सकते हैं, है ना। अब यहाँ एक सवाल और आते हैं कि आखिरकार ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते किसे हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उन्हें हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन किसे कहेंगे, जब हम किसी भी शब्द को बोलें और मुख से रगड़ खाती हुई जो है गर्म हवा निकले। ठीक है, मुख से रगड़ती हुई धीरे धीरे हवा निकलती है या वायु निकलती है, वही हमारा ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाता है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि आप किसी भी शब्द को बोलेंगे तो मुख से रगड़ कर ही निकलेगा, नो, ऐसा नहीं है। आप इस स को बोले, इस स को बोले, इस स को बोलिए और ह को बोलिए, तो इसमें जो है कहीं ना कहीं जो हमारी जिह्वा है वो कुछ न कुछ भागों को टच करेगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अगला है वृंग और विटप शब्द के क्रमशः दो दो पर्यायवाची लिखिए। लिख सकते हैं वृंग का है मदोप जो है मधुकर, भ्रमर, भौरा, और विटप का है तरु, पेड़, वृक्ष, पादप। ये इसके क्रमशः दो दो पर्यायवाची शब्द पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हो गया। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है श्रुतलेख का जो है क्या उद्देश्य होता है, आखिरकार श्रुतलेख होता क्या है। तो इसमें कहा जा रहा है श्रुतलेख को अंग्रेजी भाषा में डिटेक्शन कहा जाता है। अध्यापक बच्चों को कक्षा 5 में ही सुलेख या श्रुतलेख की शिक्षा देना आरंभ कर दें तो अच्छा होगा। ठीक है, अगला इसी के बीच में है श्रुतलेख जो होता है सुनकर लिखा जाता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर श्रुतलेख आ जाए लिखने के लिए तो पहला शब्द यही लिखिएगा, श्रुतलेख का शाब्दिक अर्थ होता है सुनकर लिखना। ठीक है, आप इस इतिहास को छोड़ दीजिए। चलिए यहाँ है अध्यापक बोलता जाता है और छात्र उसे लिखते जाते हैं। श्रुतलेख का उद्देश्य शब्दों को ही सही लिखना तथा लिखने में तीव्रता का विकास करना होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक की चीज़ें तो हो गई।
अगला आ रहा है समानार्थी शब्द का आशय क्या है। समानार्थी मतलब पर्यायवाची, अभी मैंने आपको बताया है ना। एक अर्थ को, ठीक है, एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ये तो हो ही गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। स्वर व्यंजन के बारे में आपको पता होगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन हमारा है कि व्यंजन के अभिप्राय को स्पष्ट करिए। तो कहा जा रहा है जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु को जो है मार्ग में विभिन्न अंगों को टकराने के कारण रुकावट आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। पूछा जा सकता है कि व्यंजन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे जिसे हम स्वर की सहायता से उच्चारित करें उसी को हम व्यंजन कहेंगे। आप इस परिभाषा को छोड़ दीजिए, डायरेक्टली आप यहाँ से लिख सकते हैं व्यंजन स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं, ठीक है। जिसे हम स्वर की सहायता से बोले उसे हम व्यंजन कहते हैं। तमाम परिभाषाएं बन सकती हैं। आप किस प्रकार से समझ पा रहे हैं, सवाल इस बात का उठता है, ठीक है। चलिए अगला है कहा जा रहा है हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। इसके बारे में भी आपको जानना है, हिंदी भाषा के कौशल कौन कौन से हैं। हिंदी भाषा के जो कौशल हैं वो सुनना हो गया, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये हिंदी भाषा के कौशल होते हैं, है ना। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिरकार ध्वनि क्या है। तो ध्वनि भाषा की सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है। पूछा जा सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप कहेंगे ध्वनि होती है। देखिए यह आपके बीच में जो अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला है, ये आपको एक सबसे बड़ी चीज़ ये आपको सिखा रही है कि प्रश्न की प्रकृति कैसे बनती है, एग्जामिनर प्रश्न को कैसे बनाते हैं, ये भी आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए ध्वनि क्या है। ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और आपसे क्वेश्चन दूसरे डिज़ाइन में अगर पूछा जाए तो आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप कहेंगे ध्वनि होती है, ठीक है। अब भाषा किसे कहते हैं। ध्वनि चिन्हों के समष्टि को हम भाषा कहते हैं। अगला आ रहा है भाषा निर्माण का ढांचा किस पर निर्भर करता है, ठीक है। जो भाषा होता है वो निर्माण का ढांचा जो है वो किस पर निर्भर करता है, तो आप कहेंगे भाषा निर्माण का संपूर्ण ढांचा ध्वनि संकेतों पर निर्भर करता है, ठीक है। अगला है ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है। भाई जो ध्वनि विज्ञान है उसका संबंध किससे है, तो आप कहेंगे श्रवण कौशल से है ना। कौशल भी कई तरह के होते हैं, हम आपको बताएंगे आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन कितने होते हैं, तो आप कहेंगे हिंदी भाषा में जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं और व्यंजन आपके 33 होते हैं। अब यहाँ आ रहा है स्वर किसे कहते हैं। स्वर, ध्यान दीजिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण बिना रुकावट के मुंह से निकलता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। या आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि स्वर को बोलने के लिए जो है किसी भी जो है चीज़ों की सहायता हमें नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं, ठीक है। व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन स्वर को बोलने के लिए हमें किसी अन्य चीज़ों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ठीक है। जैसे यहाँ आ हो गया, ये आप देख लीजिए 11 स्वर कौन कौन से होते हैं, यहाँ आप स्पष्ट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ व्यंजन किसे कहते हैं, अभी ऊपर हमने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए देखिए व्यंजन किसे कहते हैं। ऐसे अक्षर जो उच्चारण के समय ध्वनि फेफड़ों के जो है अनुस्फुरित होकर मुख से उच्चारण स्थानों को स्पर्श करते हुए निकलती है, व्यंजन कहलाता है। देखिए ये थोड़े से अटपटे आपके बीच में जरूर लग रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ आप कह सकते हैं व्यंजन किसे कहते हैं, जिन्हें हम स्वर की सहायता से जो है बोल पाएँ उसे हम व्यंजन कहते हैं। ये आप डायरेक्टली लिख दीजिए, 100% कोई आपको गलत नहीं काट सकता, ठीक है। तो ये सब अटपटी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कहा जा रहा है स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। क वर्ग हो गया, क, च, ट हो गया, त हो गया और प हो गया। आप इससे पांचों को देख लीजिए, 25 वर्ड हो गए कि नहीं हो गए, आप कहेंगे बिल्कुल हो गए, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है जब मुखद्वार को बंद करके खोलते हैं जिससे हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, क ख ग घ ङ, आप इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें आपकी खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए यहाँ स्पर्श व संघर्ष व्यंजन किसे कहते हैं।
अच्छा, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट आपके बेस में दिया गया है। स्पर्श व्यंजन हम किसे कहेंगे? स्पर्श व्यंजन की परिभाषा तो मान लीजिए ठीक लिखी है, लेकिन स्पर्श व्यंजन की संख्या जो होती है वो 25 होती है, ठीक है, जिसमें क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया और प वर्ग हो गया। इन पांचों को अगर मिलाकर देखा जाए तो 25 शब्द आप बनते हैं। इसी को आप कंठस्थ करिए, ठीक है। चलिए, यहाँ स्पर्श व संघर्षीय व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व संघर्षीय व्यंजन के तहत अगर हम कहें तो जब मुख द्वारा बहुत मुख द्वारा बहुत को बंद करके इस प्रकार खोलते हैं कि हवा स्थानों को कुछ रगड़ती हुई चलती है, च छ ज झ, ये आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई? प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको सफल बैच ज्वाइन करना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जा रही है, या तो आप दिए गए नंबर 9452331053 पर आप संपर्क जरूर करिएगा, ठीक है। बाकी अदरवाइज़ आपको जो भी समस्या हो रही है, हम 100% आपकी सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास भी कर रहे हैं। क्या आपको एक चीज़ और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रश्न की प्रकृति कैसे बन रही है, प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, इस चीज़ से आप रूबरू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? आपको कौन से प्रश्न का उत्तर कितने वर्ड में लिखना है, आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, इसके बारे में भी मुझे अवगत कराएंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया। लास्ट पेज आपके बीच में आ रहा है, अनुनासिक किसे कहते हैं, ठीक है। अनुनासिक वर्ड कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 5 वर्ड होते हैं, ठीक है। यानी हर वर्ग का अंतिम अक्षर। वर्ग कितने होते हैं? आप कहेंगे 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। यमं गणना नाम नासिक, ठीक है। देखिए, कहा जा रहा है कि अनुनासिक किसे कहते हैं? जब मुख द्वार बंद करके खोला जाता है किंतु साथ ही नासिका विवर भी जो है खुला रहता है, तथा अंगा हो गया, इया हो गया, ड़ हो गया, न हो गया, मा हो गया, यानी इसको आप छोड़िए, ठीक है। अगर कहा जाए अनुनासिक वर्ड कितने होते हैं तो आप कहेंगे 5 होते हैं प्रत्येक वर्ग का। अब वर्ग कौन से होते हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया, क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया और प वर्ग हो गया। अब इनके जो लास्ट अक्षर हैं, क का अंगा हो गया, च का इया हो गया, ट का अड़ा हो गया, त का न हो गया और प का आपका मा हो गया, ठीक है। यही आपके अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हो गया। डाउट्स हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसे हम अगले वीडियो में ले लेंगे, ठीक है। चलिए, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ माने बड़ा होता है ना। बड़ा स्वर हम किसे कहेंगे? बड़े स्वर को आप देख पा रहे हैं, आ, ई, उ, री, ये आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। लुंठित या लोढ़ित किसे कहेंगे? ठीक है। अब यहाँ देखिए, एक सबसे बड़ी चीज आई हुई है कि लुंठित या लोढ़ित कहा जा रहा है, इसमें मुखद्वार जीभ की नोक जो है वो शीघ्र ही बंद होता है और 2-3 बार जो है खुलता है, जिसे हम र कहते हैं। आप र को बोल कर देख लीजिए, लुंठित, ये परिभाषा उस पर सटीक बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। देखिए, कोई भी परिभाषा अगर हम दे रहे हैं, है ना, तो आप उस परिभाषा को खुद बोलकर समझ लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें जो लुंठित और लोढ़ित किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे इसमें मुखद्वार जो है जीभ की नोक से शीघ्र ही बंद होता है और 2-3 बार खुलता है, इसे हम लुंठित या लोढ़ित कह सकते हैं। जैसे अब यहाँ र को आप अपने आप खुद से बोलिए, ठीक है। उसके बाद आप समझने का प्रयास करें कि जो परिभाषाएं हैं क्या वो सटीक बैठ रही हैं कि नहीं बैठ रही हैं। वो सारी चीज़ें आपकी खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएंगी। मुझे ज़्यादा इस पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका वर्णमाला है वो आपके मुख से ही बना हुआ है, ठीक है। तो आप बोलकर भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि क्या ये सही है कि गलत है। अर्धस्वर हम किसे कहेंगे? कहा जा रहा है इसे बोलने से मुखद्वार जो है बहुत सकरा हो जाता है और हवा स्वर की भांति बीच से निकल जाती है, या वाह, ठीक है। जैसे
आप य को बोलकर देखिए और व को बोलकर देखिए। तो यहाँ वही कहा जा रहा है, इसके बोलने से मुख्तार बहुत सकरा हो जाता है और हवा स्वर की भांति बीच से निकल जाती है। इसे हम कह सकते हैं, ये हमारा दो वर्ड होते हैं, एक यह है, दूसरा आपका वह होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बन रहा है, अक्षर समूह का दूसरा नाम लिखिए। ठीक है, अक्षर समूह का जो दूसरा नाम है आप लिख सकते हैं, अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला होता है। ठीक है, अब एक शब्द आ रहे, अभी आपने दीर्घ को पढ़ा था, अब आप ह्रस्व को पढ़ लीजिए। ठीक है, दीर्घ के बारे में आप अच्छी तरह से समझे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ठीक है, तो अब ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, ई, उ, ये आपके ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका बन रहा है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? आप कहेंगे 4 होती है। ठीक है, अब ऊष्म व्यंजन होते कौन कौन से हैं, ये भी सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो जो आपके तीनों स होते हैं, जैसे आपने देखा, ठीक है, अगर हम ऊष्म व्यंजन की बात करें तो यहाँ आप समझ सकते हैं ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप खुद लिखिएगा, ऊष्म व्यंजन पहला आपका स हो गया। ठीक है, दूसरा स हो गया, तीसरा मूर्धन्य श हो गया और ह हो गया। ये आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यही 4 होते हैं। देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है, समझिएगा। अगर हम देवनागरी लिपि की विशेषता की बात करें तो देवनागरी लिपि सुंदर व स्पष्ट है। हमारा मूल साहित्य इसी लिपि में संरक्षित किया गया है। ठीक है, या लिखा गया है, आप जो भी कह लीजिए, दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला है, भावों और विचारों के आदान प्रदान का कौन सा माध्यम है? भावों और विचारों का जो माध्यम है वो आपकी भाषा ही होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का कौन सा माध्यम है? जो मनोभाव होते हैं उन्हें हम बोलकर अगर प्रकट करने का माध्यम की बात करें तो उत्तर देखिएगा, कहा जा रहा है मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का माध्यम आपका मौखिक भाषा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? तो आप कहेंगे पढ़कर व लिखकर जो है विचारों का जो आदान प्रदान है वो लिखित भाषा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, वाक्यांश के लिए शब्द लिखिए। ठीक है, ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द होगा? तो आप कहेंगे उत्तर इसका परिशिष्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाषा की 4 दक्षताएं बताइए। पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना, ये भाषा की 4 दक्षताएं होती हैं। और आपके बीच में अंतिम क्वेश्चंस आ रहा है, भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के जो है लिखित व मौखिक 2 रूप होते हैं। तो क्या ये सेशन आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बाकी अगर किसी भी प्रकार का डाउट्स है तो वो उस डाउट्स को भी आप पूछ सकते हैं। आपके डाउट्स को हम अगले वीडियो में क्लियर करने का प्रयास जरूर करेंगे। तो बिल्कुल इस वीडियो में यहीं तक जो है आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और डाउट्स के लिए आप दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। और सफल बैच को अगर ज्वाइन करना है तो बिल्कुल आप सफल बैच को ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।